फिर हम इसको वैसे ट्रीट करते। मैम उसका क्या नाम होता? टर्शियरी केन में लेते ना। अल्केन लेते तो आप सिंपली बोल सकते थे 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन। बच्चा पूछ रहा है। हाँ बेटा, अगर Cl की जगह पे सिर्फ कार्बन होता, मतलब पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन होता, तो हम इसकी नेमिंग क्या करते? 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन, सिंपल हाइड्रोकार्बन बन जाता है ये, अल्काइल हैलाइड नहीं रहता। ठीक है, अब वापस आ जाओ रिएक्शन पे। ये क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या होता है? RCN। जब CN ग्रुप लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनाइड। और इसके अंदर क्या लगेगा? R क्या है आपका? आइसो। ये आइसोसाइनाइड किसके साथ पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइमरी अमीन्स के साथ और एनिलीन के साथ। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन इसको नहीं देते। तो सेम रिएक्शन को यूज किया जा सकता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक अमीन एंड सेकेंडरी टर्शरी अमीन, क्योंकि एनिलीन इसको दे रहा है, सेकेंडरी टर्शरी इसको नहीं देते। कोई डाउट है किसी को? जिसको अभी भी ना समझ में आए ना तो प्लीज रोक लेना। अगर आप नहीं रोकोगे तो आपका अपना नुकसान है इसमें। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ये एनिलीन बोलते हैं इसको, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ हो। ठीक है, और ये RNH2 इसको सिंपल प्राइमरी अमीन बोलते हैं। R का मतलब कोई अल्काइल ग्रुप है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी। अब मैं ये कह रही हूं कि एनिलीन और आपका प्राइमरी अमीन दोनों ही ऐसे हैं जो इस रिएक्शन को देते हैं। अगर यहाँ सेकेंडरी अमीन होता, मान लीजिए ये तो हमने प्राइमरी लिया, यहाँ पे आपके पास है CH3NH2, ये इस रिएक्शन को देगा। लेकिन अगर आप ले लेते, अब ये कौन सा है? सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी एंड प्राइमरी में ये डिफरेंस है कि एंड्स पे नहीं लगा होता है, यही होता है। एक सेकेंड, ये डिस्टिंग्विश है। RNH2 प्राइमरी, RNHR सेकेंडरी, RNRR टर्शरी। तो ये दोनों के दोनों वो पिछले वाली रिएक्शन नहीं देते, जबकि ये देता है। और इसके साथ साथ एरोमेटिक में जो है हमारे पास बेंजीन और उस पर लग जाए NH2, ये भी उस रिएक्शन को देता है। ऊपर वाले दोनों देते हैं, नीचे वाले दोनों नहीं देते। यानी ऊपर वाले दोनों में आइसोसाइनाइड एज अ प्रोडक्ट बनता है, इन दोनों में नहीं बनता। क्योंकि रिएक्शन के साथ साथ याद होना चाहिए कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपसे पूछ ले कि कार्बाइल अमीन में प्रोडक्ट क्या बनता है, ऐसे भी पूछ सकता है वो। साइनाइड होगा, आइसोसाइनाइड होगा, सेलिसाइल्डिहाइड होगा, क्या होगा? कार्बाइल अमीन में आइसोसाइनाइड एज अ प्रोडक्ट बनता है। आइसोसाइनाइड मतलब NC, ये NC की कनेक्टिविटी इज आइसोसाइनाइड। गॉट इट? मैम कुछ इस इन इक्वेशंस को आप ऐसे समझा सकते हैं कि लाइक इक्वेशन देख के खुद हम लोग प्रोडक्ट निकालना चाहिए। इक्वेशन देख के प्रोडक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैकेनिज्म में, और मैकेनिज्म हर रिएक्शन का लर्न करोगे तो बहुत सारा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि बेस्ट है 4 चैप्टर हैं, उनके सिर्फ नेम रिएक्शन और डिस्टिंग्विश टेस्ट, सिर्फ उतना आप कर लीजिए। अगर आप इतना भी करेंगे तो मुश्किल से आपकी 15 कुछ रिएक्शंस बैठेंगी, 16 रिएक्शंस आ रही होंगी मेन निकालोगे तो, उससे ज्यादा नहीं है। उसी में से क्वेश्चन पूछा है, नेम रिएक्शन ही तो है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन में से हमेशा 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट पूछ ले कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, चाहे वो ये पूछ ले कि इसके अंदर रिएजेंट क्या होता है, या वो रिएक्शन पूरी लिख के दे दे और उसका नाम पूछ ले। लेकिन पूछता जरूर है। IUPAC का भी एक क्वेश्चन तो होता ही है। इसका बेनिफिट ये है कि आज जो ये वाली केमिस्ट्री आप अब पढ़ रहे हैं, आगे भी अगर मान लो कोई पेपर देना पड़ गया जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, तो सेम लेवल का IUPAC तब पूछेगा। जल्दी आ जाओ, नोट करना है, कर लिया, आगे चले, जल्दी नोट करो। फिर थर्ड क्वेश्चन,
डन। थर्ड लिखिए, मैं रिएक्शन लिखवा लूंगी अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी तो। जो भी कुछ भी आंसर दे रहा है तुक्का नहीं मार सकते आप, जिसने बताया। हाँ, ये भी अमीन्स में से। अच्छा, मेन रिएक्शन में लिख देती हूँ, फिर पहचान के देखना। हालांकि पेपर में लिखी नहीं हुई है, पेपर में सिर्फ इतना ही गिवन है, बट आपके उसके लिए देखो इसके अंदर क्या होता है। एक कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन आपको पता है, कार्बन और उस पर पॉजिटिव चार्ज इसी को बोलते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बन उस पर नेगेटिव चार्ज इसी को बोलते हैं कार्बोएनाइन, कार्बन और उस पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं कार्बीन। सिमिलरली नाइट्रोजन और उस पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं नाइट्रीन। ठीक है, इस रिएक्शन में होगा क्या, RCONH2 ऐसे करके है। यहाँ पर जो ये बेस जा रहा है, इस बेस में से मान लो KOH है, तो उसका OH नेगेटिव आएगा और इसके यहाँ अटैक करेगा, और मजबूरी में क्या होगा कि इसको यहाँ से ओपन होना पड़ेगा। अब ये जो बनेगा, अब बना लेते हैं इसको RCO नेगेटिव OH और इधर NH2, थोड़ा सा रिप्लेस कर लिया मैंने, NH2 नीचे लिख दिया, OH आ रहा था वो ऊपर लिख दिया, अपनी सहूलियत के लिए कि हमें समझ में आ जाए चीज। अब होगा क्या, यहाँ देखिए अगर COO, तो ये बोलता है कि अगर मैं ये 2 ऑक्सीजन लेकर के निकल जाऊं तो मैं अच्छा खासा स्टेबल बन जाऊंगा। कैसे, क्योंकि CO2 की फॉर्म में निकल गया, वो निकलेगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कहता है कि ठीक है, अगर तुम निकल रहे हो तो मेरे पास तो यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, और अल्काइल कहता है कि बॉन्ड तो मेरा भी टूट रहा है, इसको भी चाहिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है कोई बॉन्डिंग करने को आ जाए, इसको भी चाहिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है कोई बॉन्डिंग करने को आ जाए। तो होता क्या है कि बीच में से CO2 निकल जाती है और ये R और N ये आपस में कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या बनता है, अमीन बनता है। ये जब बॉन्ड टूट रहा होता है, ये जब बॉन्ड टूटेगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, सिमिलरली इसके पास एक है, और ये आएंगे, तो यहाँ पे बीच में नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है। ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है आपके सिलेबस में जिसमें नाइट्रीन फॉर्म हो रही है, आज तक कभी नाइट्रीन फॉर्म नहीं हुई थी जितनी रिएक्शन हमने पढ़ी, लेकिन इसके अंदर नाइट्रीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस के अंदर बीच में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, नाइट्रीन। ये चारों जो लिखे हुए हैं ये इनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन के बीच में बनेगी लेकिन यूज अप हो जाएगी, प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देगी, फाइनल प्रोडक्ट कुछ और ही है, ये रिएक्शन के बीच में बनी और बनते के साथ यूज हो गई, नहीं मिलेगा। अगर ये 4 मिल रहे हैं इनमें से एक ही मिलेगा। बोथ हो तो नाइट्रीन पे कर देना, मेन पंगा इसमें नाइट्रीन का है क्योंकि नाइट्रीन आसानी से बनती नहीं। ठीक है, इसको मार्क लिख लो और मार्क भी कर सकते हो। तो ये H2 आपने क्या लिखा है? H2 H2O X2 X इज एनी हेलोजन स्पेशली क्लोरीन या फिर ब्रोमीन में से कोई। मैम ये इनकी प्रेजेंस में हो रहा है ये। देखो होता क्या है कि पहले आप लोगों को कंटेंट चाहिए होता है, क्लास में बैठ के आप लोग मजाक करने लग जाते हो, और फिर आप आते हो बाद में कि मैम ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ।
जिस किसी को ऐसे लगता है कि नहीं पढ़ने का मन नहीं है तो प्लीज चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए ये जो PYQs हैं, ना तो आपकी अटेंडेंस काउंट हो रही है ना ही कुछ और, पर खुद भी बोलोगे और दूसरे को डिस्टर्ब करोगे, ये काम मत करो। क्या पूछ रहे हो तुषित? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन हो रहा है अपना KOH और के प्रेजेंस में हो रहा है। हाँ बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये फिजिकल में से तो आप अपने आप करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये तो कर लेना चाहिए। नहीं बेटा, यही दिया हुआ है, बस इतना गिवन है। कौन से चैप्टर से है, कौन से लॉ से है? फैराडेज लॉ। अवागेड्रो नहीं, पहले आंसर तो निकालो। हाँ, वो कह रहा है कि मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी, कितना मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा इसमें? 10.7। नियर है, एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, कुछ तो हो गई। आराम से खुद से सॉल्व किया है, पड़ोसी ने किया है? आपने खुद से सॉल्व किया, राजकुमार ने किया है, और ये राजेश ने नहीं किया है? नहीं आ रहा? आगे 10.8 क्या? रोहित मंडल, आ जाओ आगे। अरे मैं समझ गई, पर दूसरों को भी तो, जल्दी आओ जल्दी। देखो नहीं आता तो चुपचाप समझो, करो जल्दी। क्योंकि ये जो एफ बाई मतलब एफ है तो 1/10 है ना, इसलिए बाई 10 कर दिया तो F/10 है तो बाय 10 कर दिए क्या तुको? इधर क्या, क्यों किया? हम लिखते हैं 1 फैराडे को 00 कूलम। इसने जो दे रखा है वो कितना है? 1 0 कम है, इसका मतलब इसने क्या किया होगा? तो बच्चे ने क्या किया, बाय 10 है तो इसको भी बाय 10 कर दिया, हो गया। लेकिन क्यों किया बाय 10? सारे फॉर्मूलेस लगा लो, ZIT। वही पूछ रही हूँ, फॉर्मूला ही पूछ रही हूँ। अच्छा, फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला बता दो। यहाँ फिजिक्स चल रही है अनमोल। W इज इक्वल्स टू Z। Q कैन बी रिप्लेस्ड एज, क्योंकि Q क्या है, चार्ज। या तो Q को रिप्लेस कर दो IT से, अगर चार्ज दे रखा है तो सिंपल चार्ज लिख लो, ठीक है। Z क्या है इसके अंदर? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। फैराडे, 1 फैराडे, 2 फैराडे, 3 फैराडे, कितना फैराडे, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली क्या था, बोला उसने, ठीक है, तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो आपको फैराडेज यहाँ पुट करना था, ये फैराडे 96500 होता है,
हमें जो चार्ज क्यू गिवन है दैट इज 9650 कूलम, यानी वो पहले से कितना दे रहा है, डिवाइड बाय 10 करके। तो इसीलिए सिंपल जो मेथड में बोलते हैं वो कहते हैं जितने से ये डिवाइडेड है उतने से ही गिवन मास को डिवाइड कर दो, मतलब मोलर मास को, फिर ये आ जाएगा 10.8 ग्राम। इतना ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा। ये हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन, और ये वैल्यू फिक्स होती है। एक फैराडे की वैल्यू इतनी होती है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो इनमें डिफरेंस कितने का है, Yes, ma'am, by 10. 1 फैराडे डिवाइडेड बाय 10 है, इसीलिए ऐसे किया है। मोलर मास ऑफ सिल्वर 108 होता है, ये बच्चे को लर्न था और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि उसका मन किया तो वो दे भी देगा लिख करके कि मोलर मास इतना है, नहीं मन किया तो नहीं भी देगा, by 10 क्यों किया वैसे? क्योंकि हमें निकालना क्या था, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, कितना मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा, जितना चार्ज फ्लो करता है उतना ही मास डिपॉजिट होता है। Okay. That means इलेक्ट्रोलिटिक जो divided सेल by होता 10 है, is equal हाँ वहां पे क्या होता है कि जितना ज्यादा चार्ज निकलेगा, ये जो फॉर्मूला ये क्या कह रहा है, दिस वाज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना मास डिपॉजिट होगा, वही यहाँ पे किया। कुछ कुछ समझ आया हो रखा है है? टॉपिक पहले भी हो रखा है। हाँ बेटा, ये चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखना है तो लिखो इसको, साथ साथ में। ZQ में रखते हैं वैल्यू तो आ जाएगी सर। हाँ तुषित, उससे भी कर सकते हैं। आप एक काम भी करो, साथ साथ में हर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में चैप्टर का नाम लिखते रहो, ताकि आपको आइडिया रहे एंड में कि किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। Z जो है मैं पता तो दिया नहीं होगा। हाँ नहीं गिवन, हाँ हाँ नहीं गिवन तुषित। तो मैम Z हमें निकालना पड़ेगा उसके बाद Q जैसे कि एक और क्वेश्चन था, खैर मैं ढूंढती हूँ, इतने इसको नोट कर लो। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं धीरे-धीरे चैप्टर का। एक मिनट तुषित, पहले बच्चे इसको नोट कर ले, फिर दूसरे तरीके से भी कराती हूँ। हो गया? अच्छा ये बताओ 1 फैराडे की ये वैल्यू कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे गिवन है? नहीं बताया है नालायको। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो था 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मोल का मतलब ही है अवोगाड्रो नंबर 6.02223, इतना इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, एक मोल का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, तो मैं लिख सकती हूं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक का चार्ज मल्टीप्लाई में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे लिख सकते हैं। किसको यहां तक भी समझ में नहीं आया, जल्दी हाथ उठाओ। देखो दोबारा समझेंगे चीजों को। हमने लिखा था 1 फैराडे, मैं आपसे पूछ रही हूँ 1 फैराडे होता क्या है, क्या कर रहा है पीछे, सिट स्ट्रेट। सभी बच्चे सीधे बैठेंगे, लिखेगा कोई कुछ नहीं। 1 फैराडे का मतलब होता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है।
मैंने कहा 1 मोल का मतलब उस टॉफी को छोड़ दो, डफर। 1 मोल का मतलब होता है अवोगेड्रो नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना। भाई एक पैकेट में टॉफी कितनी आती है, 20। एक टॉफी की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए। तो एक पैकेट ऑफ टॉफी की कॉस्ट कितनी होगी, एक टॉफी 2 रुपए की। एक पैकेट में कितनी टॉफी, 20। टोटल पैकेट की कॉस्ट कितनी हुई, 40। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, ये। कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने। टोटल चार्ज कितना हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई, राइट। इसकी जो वैल्यू आती है निकल करके, दैट इज 96500 कूलम, क्योंकि ये चार्ज है। और इसी को बोला जाता है 1 फैराडे। ओवरऑल उसका कुछ एक अप्रोक्सीमेट होता है, वो करके यही आता है। 96352 आ गया पूरी वैल्यू। तुम उसको छोड़ो, जो मैं बोल रही हूँ वही होता है। इसकी वैल्यू थोड़ी सी मिलेगी ऊपर नीचे, वो 3-2 वाला, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेट करके ये ले लिया गया था, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस में एक एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। अब उसने बोला कि 1 फैराडे का ये मतलब है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 फैराडे चार्ज अगर कहीं भी हो रहा है तो वो विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, बोला जा सकता है। अब वापस चलो क्वेश्चन पे। हमें जो चार्ज गिवन था वो चार्ज कितना था, यहां से हमने निकाला कि 96500 कूलम। दिस चार्ज is valid for 1 mole of speed। और मोल का फॉर्मूला हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। जो चार्ज हमें गिवन था 9650 कूलम, भाई यही था। इसमें और इसमें कंपेयर करें तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दो तो ये चीज आ जाएगी, आएगी। इसका मतलब अगर ये विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल था, 1 मोल पे इतना चार्ज है, तो 1/10 मोल पे इतना चार्ज होगा। 1 मोल में इतना चार्ज है। 2 मोल में पूछे तो क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई। 10 मोल में पूछे क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10। अगर वो 1/10 मोल में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 10, तो यही आएगा। तो ये बात अगर हम बोले कि ये जो चार्ज है ये 1/10 मोल का है, ये बात ठीक है, ठीक है। 1/10 मोल बोल सकते हो, नहीं तो इसी को 0.1 मोल ऐसे भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं। अब उस पे आ जाओ। हमें ये पता चल गया कि मोल या एन की वैल्यू कितनी है, 0.1। ऑल्सो बात किसकी हो रही है, सिल्वर। सिल्वर का मोलर मास कितना होता है, 108। हमें क्या निकालना है, गिवन मास। तो अगर हम ये करें, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स, ये फॉर्मूला सबने देख रखा है। एन की वैल्यू कितना, 0.1। डब्ल्यू हमें निकालना है, एम कितना, 108। तो डब्ल्यू निकाल लोगे, 0.1 मल्टीप्लाई 10, सॉरी 108, क्या आ जाएगा आपका 10 पॉइंट। यही तो निकाला था। ये लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप देख पहली बार रहे हैं। मैंने आपको पूरा फैराडे समझाया, नहीं तो फैराडे तो चैप्टर में ही समझा दिया था। फैराडे सुनते के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 मोल की बात हो रही है। 1 फैराडे मतलब 1 मोल, 2 फैराडे मतलब 2 मोल्स, 10 फैराडे 10 मोल, 1/10 फैराडे 1/10 मोल। जब वो मल्टीप्लाई में बोलता है तो हमें चीजें जल्दी समझ आती हैं, डिवाइड करके बोलता है तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, यही डिफरेंस है। क्या इसमें अभी भी डाउट है, आ गया समझ में? कैसे करना है, पहले फैराडे से इक्वेट करना है, फिर उसके रिस्पेक्ट में मोल को देखना है कैसे वेरी कर रहा है, और वहां से मास कैलकुलेट कर लेना है। अगर गलती से भी आपने वो जो पहले वाले फॉर्मुलेस थे आईटी वगैरह उसमें चले गए, ये वाले,
तो इनमें दिक्कत ये आएगी कि ये जो IT वाली वैल्यू रखोगे, Q को रिप्लेस करोगे IT से, तो ना तो इसमें करंट गिवन है ना ही इसमें टाइम गिवन है, वो फॉर्मूला यूज यहाँ नहीं हो सकता IT वाला या सिंपल Q वाला। या तो आप इसमें थियोरेटिकली रिलेट कर सकते हैं जैसे इन दो बच्चों ने किया था, नहीं वैसे समझ में आ रहा डायरेक्टली तो फिर आप वो फैराडे वाले प्रोसेस से दोनों चैप्टर के बोल रहा हूँ वीडियोस देख सकते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखना फैराडे फर्स्ट लॉ, हैं किस टाइम हुआ था अभी हुआ था शायद 1.5-2 महीना पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चिपना है तो चिपकाओ। बहुत अच्छे से हो गया आपने मेरा काम ही यही है बेटा, मोस्ट वेलकम। आज ये बात ये है ना कि केमिस्ट्री ये मेन प्रॉपर रिवीजन इस वक्त हो रहा है मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी था ओके ओके, एक पेज पीछे तो कुछ भी नहीं है प्रियांशु, क्या लिखोगे? अब एक बच्चा मुझे यहाँ खड़ा करना पड़ेगा शीट चेंज करने को, तुम तो बार बार मुझे कोई 5 पेज नंबर 6 पेज नंबर, है ना राहुल? चलो आप ही आ जाओ, पूरा साल निकल गया, वो सीट राहुल की फिक्स है और उसी पर्टिकुलर पोजीशन में। ये भी नहीं कि कभी बच्चा ऐसे सीधा कमर लगा के बैठा हो या कुछ भी, या तो इसकी गर्दन थोड़ी ज्यादा आगे होती है आगे वाले के कान के पास, या इसकी गर्दन पीछे होती है पीछे वाले के कान के पास। ठीक है, क्या नहीं मिला? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गैल्वेनिक सेल का आइडिया सबको है, सुन रखा है पर समझ कुछ नहीं आ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि गैल्वेनिक सेल का जो इंटरनल सर्किट होता है उसमें क्या फ्लो करता है। क्वेश्चन कौन सा है? 5वां। वर्किंग पता है गैल्वेनिक, क्या समझाऊं? समझा दो समझ में आने के लिए। जैसे इन्होंने बोला आयंस, आधे बच्चे कहते नहीं आयंस नहीं इलेक्ट्रॉन है फ्री, तो याद करना नहीं, उसे रटना बोलते हैं। कितना रटोगे? आंसर इज दिस, क्योंकि अगर बोलता है सर्किट के बाहर से क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स, सर्किट के अंदर से क्या फ्लो करता है, आयंस। बना लो थोड़ा सा, बनवा दूं। विद टाइम पीरियड एक इलेक्ट्रोड पतली और एक मोटी होती रहती है, कौन सी पतली होती है और कौन सी मोटी होती है? वो बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। गलत नहीं बोला उसने, इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप्ड ट्यूब। देखो होता क्या है इसके अंदर, पहले जिंक है, जिंक में क्या होगा कि Zn एटम टूटेगा, Zn 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और साथ में रिलीज कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। जिंक एटम है, एटम टूट करके Zn गेट्स कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये Zn2 पॉजिटिव जो है ये जिंक का Zn2 पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करने चला जाएगा और इस पे कॉपर पे जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको चमकेगा तो ये एटम हम कहें यहाँ से नहीं, यहाँ से ये CuSO4 में से Cu2 पॉजिटिव जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और कॉपर एटम बना लेगा। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोड पे से कुछ टूटा, आयन नीचे गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। इसमें क्या था, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया, नीचे से आयन आया, उसने उसको कैप्चर किया, एटम आपका यहाँ सिचुएट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे। यानी विद टाइम अगर ऐसा होगा तो कॉपर की इलेक्ट्रोड एंड तक जाते जाते कैसी हो जाएगी, मोटी, क्योंकि उस पर डिपोजिशन हो रहा है, बार बार कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन खा करके एटम बना रहा है और इस पे चिपक रहा है।
और इसमें से क्योंकि बार बार आयन बन बन के नीचे जा रहा है तो ये बेचारी क्या होती रहेगी, पतली। विद टाइम पीरियड जिंक की इलेक्ट्रोड पतली हो जाती है और कॉपर वाली मोटी हो जाती है। जिंक पे क्या हुआ था, हा? है ना, जिंक पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हुआ, Zn changes to Zn2 positive plus 2 electron, loss of electron क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, एनोड, और ये कौन सी है, कैथोड। विद टाइम पीरियड मोटी कौन हो रही है, कैथोड, पतला कौन हो रहा है, एनोड। तो इस सेंस में भी पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसने इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रो आयंस फ्लो करेंगे यही पूछा है। पूछो ये भी सकता है कि सेम इसमें गैल्वेनिक सेल के अंदर कौन सी इलेक्ट्रोड पतली होगी, विद टाइम पीरियड कौन सी इलेक्ट्रोड मोटी होगी, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें कुछ लिखना है तो लिखो। नेक्स्ट देखो, देखो आप लोगों ने कुछ सीरीज के नाम सुने होंगे, लाइमन, आगे हम फरीज, कोई बात नहीं। देखो लाइमन के अंदर एन की वैल्यू कितना होती है, यहाँ कितना होती है, इधर ये 1 2 3 4 5 6 का क्या मतलब है, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन कम्स टू बाल्मर सीरीज उसका मतलब N1 को ही आपका ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है। N इज इक्वल्स टू 2 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपसे कहे कि फॉर अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल टू एल लेवल, एल लेवल आपको गिवन है क्वेश्चन में, पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे लिखा है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर लेवल टू एल लेवल, और हमें सीरीज बतानी है। 4 ऑप्शन है, लाइमन, बार्मर, पास्चन, ये वाले, कि कौन सी सीरीज। तो देखो इसको सोचते कैसे हैं, अगर वो होता हायर टू एल, एल मतलब कोई लोअर लेवल है, अगर वो ग्राउंड लेवल होता तो वो कुछ ना कुछ हमें लिख करके देता, ग्राउंड स्टेट के लिए स्पेशली कुछ मेंशन होता है। लोअर लेवल्स में से अगर हम ग्राउंड स्टेट को हटा दें, लोअर लेवल्स में से सबसे पहले कौन आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी पाल्मर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पाल्मर, तुक्के वाली नहीं है। अगर वो देगा इन फ्रॉम हायर लेवल टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या फ्रॉम हायर लेवल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो हमें साफ दिख जाता, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, उसने एल लिख दिया। अब ये L1 L2 L3 ऐसे भी दे सकता था, शुरू कहां से होता है, नीचे से। ये हमेशा क्या रहेगा, ग्राउंड लेवल। ये क्या आएगा, L1 L2 L3 L4, नीचे से ऊपर जा रहा है ना। लाइमन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, या तो वो L2 लिख करके देता तो हम मान जाते कि हाँ ठीक है लाइमन है, सॉरी अगर वो ग्राउंड स्टेट देता तो हम मान जाते कि लाइमन है, पर उसने दिया फ्रॉम हायर लेवल टू एनी एल लेवल, तो एल मस्ट बी सम फर्स्ट या सेकेंड में से कुछ, और सबसे पहले आता है ये, तो
लेकिन इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। लाइमन की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 1, बाल्मर की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कहीं से भी कर सकता है, 5 4 6 कहीं से जंप कर सकता है। पर अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कम्स टू बाल्मर सीरीज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कमिंग टू n इज इक्वल्स टू 2। ऊपर हमें नहीं पता कि कहां से आया, लेकिन नीचे हमें पता है कि वो फिक्स किस पे हुआ, n इज इक्वल्स टू 2। अगर बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन स्टेज इन या कम्स टू आपका ब्रैकेट, तो हम कहेंगे कि ऊपर से कहीं से आया, लेकिन वो रुका कहाँ है, n इज इक्वल्स टू 4 में। ठीक है, आप बताएं। लूज होती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करनी पड़ती है अगर उसको जंप करना है तो, या वाइसा वर्सा कि अगर इलेक्ट्रॉन ने कहीं से एनर्जी गेन कर ली तो वो जंप कर जाएगा हायर लेवल में, लेकिन अगर वो ऊपर हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है वो हमें कैसे दिखती है, कलर्स की फॉर्म में। वो जो एमिटेड रेडिएशन होती हैं वो हमें कैसे विजिबल होती हैं, कलर्स की फॉर्म। आगे समझ में, लिख लो। इसका नाम क्या लिखोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से है ये, नहीं केमिस्ट्री का ही है। तो मैं क्या करूं, पढ़ लो, फिजिक्स में भी मिल रहा है तो जहां से मिल रहा है वहां से ले लो, प्रसाद है। सेकंड टेस्टरी नहीं बोलता, सेकंड टेस्टरी तो बोलता ही नहीं है, वो बात करता है लाइमन बाल्मर पास्चन नाम के साथ। एन की वैल्यू आपको लर्न होगी, ये वो एक्सपेक्ट करके चले, कंफ्यूज करने के लिए। अगर उसने कुछ और देना होता, ग्राउंड स्टेट वो लिख करके देगा कि ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट थोड़ी वीआईपी टाइप स्टेट है। उसके बाद जो बाकी स्टेट्स बच गई उनमें सबसे फर्स्ट सबसे लोवेस्ट पे कौन सी है, बाल्मर। स्टार्टिंग लेवल इज लाइमन, देन बाल्मर, देन पास्चन। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ऊपर कहीं से भी आ रहा है, बट इट इज गेटिंग सिचुएटेड एट बाल्मर फ्रॉम एनी हायर लेवल टू बाल्मर, ये मतलब है उसका। एल का मतलब लाइनिंग है, मैंने वही चीज एक्सप्लेन करी थी कि अगर कोई भी ग्राउंड स्टेट पे होगा तो ग्राउंड स्टेट वो मेंशन करके देगा। उसके बाद वाली जितनी स्टेट्स है, लाइमन को छोड़ के, सॉरी, बाल्मर पास्चन वगैरह, उनमें जो फर्स्ट है, राहुल जाओ बाहर, चलिए, नहीं बाहर जाइए, क्या कर रहे हैं, चलो बाहर जाओ। जिसको एल समझ में नहीं आ रहा दोबारा देख लो। मैंने ये बात बोली कि बेटा पहली बात ये फिक्स है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 किसके लिए, लाइमन, पाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड और ये हम्फरीज। ठीक है, अब आपको जो गिवन था वो था एनी हायर लेवल टू एल लेवल। हमें कंफ्यूजन है कि एल हमें कैसे समझ आएगा। पहली बात हमें ये समझ आ गई, अगर एक हायर लेवल है तो दूसरा एनी लोअर लेवल होगा, नीचे ही आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर वो इलेक्ट्रॉन आता तो ये हमें बताता। ग्राउंड स्टेट को कभी भी एल एम एन इस तरीके से रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते। ग्राउंड स्टेट का एक ही नाम है विच इज ग्राउंड स्टेट। उसको आप लोअर लेवल नहीं मानते, आप उसको ग्राउंड स्टेट ही मानते हो, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है, लास्ट बेस है वो उसका। ठीक है, फिर हमने कहा कि लोअर लेवल में कौन कौन आएंगे, ये सभी। अब इन सभी में से जो लोवेस्ट लेवल है वो कौन सा है, पाल्मर। इसीलिए हमने क्या लिया, एल का मतलब पाल्मर। ग्राउंड स्टेट पूछता, वो कहता कि इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम एनी हायर लेवल टू ग्राउंड स्टेट और सीरीज बता दो उसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, लाइमन होगा, तो ये हो जाता। थर्ड पूछता तो कह देता कि पास्चन में आ रहा है,
या आपसे कह देता कि n इज इक्वल्स टू 3 में आ रहा है, बता दीजिए कौन सा है, बता सकते हैं। इस पे और कुछ नहीं है किसकी, L1 L2 बोले तो कोई नहीं, L1 का मतलब ये, L2 का मतलब ये, फिर L2 इसके रिस्पेक्ट में ले लेना, ठीक है। हाँ, इसका एक एनर्जी का भी आता है, डेल ई इज इक्वल्स टू आर एच, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन नहीं होता राजकुमार, उल्टा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज केबी, आर एच इज रिडबर्ग, रिडबर्ग की वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। N1 N2 क्या है इसके अंदर, दो लेवल्स, N1 लोअर लेवल, N2 हायर लेवल, तो किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है और कह देगा कि मान लीजिए कि पास्चन से जंप कर गया या पी फंड से जंप कर गया पास्चन में, और आपसे पूछेगा एसोसिएटेड एनर्जी बता दो, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, उससे दोनों का N1 N2 आपको याद होना चाहिए, वो लिख करके नहीं देगा, सीरीज बता देगा कि पास्चन से गया है और उसके बाद रुका कहां पर है, ठीक है। पास्चन इज N3, N1 तो लाइमन है, अच्छा वहां, हाँ वहां N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू अगर आपका गया है मान लो पास्चन टू बाल्मर, ये ले लेते हैं, तो पास्चन से शुरू हुआ ना, ये रहा, तो N1 की वैल्यू कितना, N2 की वैल्यू कितना, रिडबर्ग कांस्टेंट आपका 109677 ऐसा होता है, हायर लेवल 2 N1, फिर आपको उधर माइनस, ठीक है उधर लेना पड़ेगा, एक माइनस का फर्क है, इसको कहीं घुमा लो, नहीं यही वाला है, अगर इसको चेंज करेंगे तो ऊपर वो माइनस चेंज हो जाएगा, फिर वो आगे करना पड़ेगा, हाँ जो आप बोल रहे हैं N1 ऊपर ले लो वगैरह करके उससे भी जाएगा, लेकिन उसमें कंफ्यूज क्या होगा कि आपको यहाँ ये माइनस चेंज करना पड़ेगा, फिर इसकी पूरी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन जब शुरू हुई थी एंड तक तो हमने ये वाली चीज लेकर के करी थी, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़े से फॉर्मुलेज हैं जो नए पता लग रहे हैं, लर्न कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। रिडबर्ग, रिडबर्ग 109637 है, 67 है, नहीं ये वाली ज्यादा ठीक है, मेरे को तो यही याद है तो मैं तो यही बताऊंगी। दो तीन चार पाँच छः, हाँ उसको भी कर सकते, वो होता है एनर्जी ऑफ एनी स्टेट, ये तो चेंज इन एनर्जी है दो स्टेट के बीच में, वो है फॉर अ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट के लिए E इज इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, नहीं N स्क्वायर बाय N क्यों होगा डम्बो, Z रेफर्स टू कि Z रेफर्स टू हाइड्रोजन हीलियम वीलियम क्या है, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, हीलियम के लिए He पॉजिटिव के लिए 2, Li2 पॉजिटिव या Li के लिए 3, ऐसे चले एटॉमिक नंबर। N रेफर्स टू स्टेट, मोल्स नहीं, एनर्जी स्टेट, कौन सी स्टेट में है,
ये वाला, जल्दी आ जाओ। कलर्ड फ्रूट जूस, कैन बी प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मतलब, ये क्वेश्चन है। हाँ यही क्वेश्चन है। देखो क्या है, जितने भी आपके रियल वाले जूसेस हो गए, फ्रूटी, स्लाइस, माजा, ठीक है, मिंट मेड, और याद कर लो जो जो आते हैं, आजकल एक बंटा भी आने लगा है छोटा सा जीरा बंटा। ये इन सभी के अंदर क्या होता है, जितने भी कलर्ड फ्रूट जूस होते हैं, इन सब के अंदर ईथर पहले से प्रेजेंट होता है, क्योंकि फ्रूटी स्मेल के लिए किसको यूज करते हैं, नॉट ईथर, प्रेफर एस्टर, एस्टर, क्योंकि एस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी। जहां भी फ्रूट का फ्लेवर देना हो, फ्रूट की फ्रेग्रेंस डालनी हो, वहां ये लोग क्या डाल देते हैं, एस्टर डाल देते हैं। तो अगर उसमें एस्टर पहले से प्रेजेंट है और आपने उसके अंदर डाल दिया ये फिनॉल, तो क्या हो जाएगा, एस्टर विद अल्कोहल रिएक्शन कर जाएगा, एस्टर विद, वो कुछ और था, एस्टेरिफिकेशन, चुप हो जाओ, एस्टर इन दी प्रेजेंस ऑफ NaCl, NaCl क्या है, सॉल्ट है। कहने का मतलब इन तीनों में से कुछ भी अगर डालोगे तो इनकी रिएक्शन होती है और वो बहुत विग्रस होती है। वहीं रिएक्शन इसके साथ भी है, बेंजोइक एसिड है, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि उसकी रिएक्शन को बहुत ही स्लो डाउन कर देगा। तो वो जो सड़ रहा था, गल रहा था, उसका जो फर्मेंटेशन हो रहा था, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिले करने का काम कौन करता है, बेंजोइक एसिड। इसीलिए इन सारे फ्रूट जूसेस में क्या डाला जाता है, बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये उसके साथ रिएक्शन ना करके उसके फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। और अगर वो फर्मेंटेशन को स्लो डाउन करेगा, यानी लंबे समय तक बनाया हुआ फ्रूट जूस जो है वो चल जाएगा। इसलिए कलर्ड फ्रूट जूसेस के अंदर किसको डाला जाता है, बेंजोइक एसिड को। क्यों, क्योंकि ये उसके फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, रोकता नहीं है, स्लो डाउन करता है। अगर पूछे कि इसमें कुछ कलर वगैरह से हमें पता चलता हो, हाँ हमें पता चलता है, इसकी वजह से उसका कलर डार्क हो जाता है, हो सकता है, क्योंकि हमें उसको लंबे समय तक चलाना है। और दूसरा, उसमें फ्रूट का कंटेंट कितना है। अब आप लोग पीते तो बनाना शेक भी है, मैंगो शेक भी है, उसमें क्या मैंगो के साथ तो फ्लेवर नहीं डालता। प्योर जो हम घर पे मैंगो शेक बनाए, उसमें क्या उतनी तेज स्मेल आती है जितनी ये बाहर वालों में आती है। बाहर वालों का कोई भरोसा नहीं है। सर्दियों में एक बार क्या किया, अनार का जूस मांगा, उसने गधे ने गाजर का जूस बना करके चिपका दिया, होते दोनों रेड है, साथ में नमक मिर्च मसाला अच्छा सा डाल दिया ऊपर से। तो ये लोग भी सेम ही करते हैं। तो प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए किसको यूज करते हैं, बेंजोइक एसिड को। लिख लो इसको और मार्क कर लेना। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन जब पेपर, मंजीत, इस तरीके के क्वेश्चन जब पेपर में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनके आंसर मोस्टली बच्चों को नहीं पता होते, सब तुक्का ही मारते हैं। ये नहीं, ये क्वेश्चंस आते हैं मिसलीनियस वाले में से। मिसलीनियस मतलब कि कहीं से भी क्वेश्चन उठ करके आ गया, कोई सिलेबस नहीं है इस क्वेश्चन का। ये सिर्फ ऐसा है कि पेपर के टाइम मैंने आपको कराया, आपको याद रह गया। मान लो सेम क्वेश्चन आ गया, आपने टिक कर दिया, पहले नहीं सुना तो फिर नहीं पता चलेगा। ठीक है, रुक जाओ। तो फिर इन क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, इनको छोड़ के बाकियों को अटेम्प्ट कर लो। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तुक्का ही मार रहे हो, तो इसमें भी ट्राई कर लो। यही चारों हो और क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, बच्चा कुछ पूछ रहा है, सुनो, खड़े होके बोलो।
हाँ उसको तुक्का कैसे मारना है ये बाद में सिखाऊंगी, बैठो। नालायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सुन लो, अब मैं बोलूं, 4 ऑप्शन सुनो फिर बोलना। सबसे पहले है एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, चुप रहेंगे। नंबर 2 है डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। नंबर 3 है स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। नंबर 4 इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। क्या था अब बोलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई एनर्जी सेम रहती है, ऑलमोस्ट इक्वल रहती है, तो लास्ट ऑप्शन क्या था? इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो, यही है इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, 4 ऑप्शन है उसके अंदर आप सीधे आंसर करके लिख लो, चारों क्यों लिखोगे? इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। देखो जिसको अभी भी डाउट है तो इधर सुन सकता है। इसने क्या बोला था? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। केस नंबर, हाँ फर्स्ट था एक्सटेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एक्सटेंट का मतलब होता है कितनी हद तक एनर्जी ट्रांसफर होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? दोबारा बोलो। du is equals to q plus dw। dq नहीं आता, कारण नहीं होगा वहां भी। क्या है फिजिक्स में? वो ऐसे होगा। तो अब इसमें और क्या बताऊं? तुषित क्या पूछना है? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इथेनॉल और मीथेनॉल आर मिसेबल इन वाटर। इथेनॉल एंड मीथेनॉल आर मिसेबल इन वाटर ड्यू टू, पहले ऑप्शन तो सुन लो।
डबल ए आएगा, ठीक। किसी भी चीज को पानी के अंदर अगर सॉल्युबल करना है उसके लिए एक ही चीज चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ बना सकता है तो वो पानी के अंदर घुल सकता है। जो भी चीजें पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रही है, तभी वो सॉल्युबल नहीं है उसमें। ठीक है, पानी के रिस्पेक्ट में छोटा सा ही है। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, ऑल्सो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर सॉल्युबल करने की, घोलने की पावर रखता है, तभी हमने वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला हुआ है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी। ये खुद से लर्न रखने वाली चीजें हैं। डेंसिटी कितना है? बॉइलिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? हाँ, अब पूछो। हाँ हाँ, फिर अल्डिहाइड, हाँ, लास्ट कीटोन। ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर हम कहें कार्बन जो प्रेजेंट है इनमें, कार्बोनिल वाला कार्बन, उसकी डेफिशिएंसी पे। ये आपको कराया था जब मैंने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स कराए थे और मैंने वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक ऑर्डर लिखवाया था, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में कंपैरिजन के साथ। वहां मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अल्डिहाइड या कीटोन? विच इज मोर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, अल्डिहाइड या कीटोन? ये डेंसिटी है पानी की, हाँ, ये लर्न रखनी होती है आपको। सॉल्यूशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना कई, रो ये डेंसिटी का सिंबल है। मैम हाँ बच्चा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, आपने क्या बताया? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है पानी क्योंकि उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के और उसके पाँव में छोटा सा डी, डी कैपिटल आएगा। डी की वैल्यू सबसे हाई होती है इसके, टूटना बहुत आसान है, बहुत जल्दी टूटता है, दूसरे को अपने अंदर सॉल्युबल करा लेता है। मोर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, हाँ। करें नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा वो बताना है अल्डिहाइड वाला, हो गया। अब देखो अनमोल एक क्वेश्चन पूछ रहा था which was कि एक तो होते हैं देखो अल्डिहाइड और दूसरा होता है आपके पास कीटोन। इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पहले किस पे होगी? क्या प्राइमरी? ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। सेम केस हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा, डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब ऑक्सीजन ने पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखे हैं, मतलब देख लो, ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखे हैं, तभी उस पर नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रखे हैं, तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज है। करेक्ट। अब बाहर से जो आ रहा है अटैक करने, वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ये कार्बन या ऑक्सीजन दोनों में से किस पे आना चाहेगा? कार्बन पे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज किस पे आएगी? पॉजिटिवली चार्ज पे। अब इसको अगर दो प्लेसेस मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, भाई दोनों पॉजिटिव हो गए,
दोनों कार्बन है। अब ये किसको प्रेफर करेगा? ये उसको प्रेफर करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा, क्योंकि ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। और कौन ज्यादा डेफिशिएंट है? देखो, ये जो अल्काइल ग्रुप लगा होता है, ये कार्बन को वाया प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको। अल्डिहाइड के अंदर एक ही ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कीटोन के अंदर दो ऐसे ग्रुप हैं जो उसकी डेफिशिएंसी को कम करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन जो है डेल पॉजिटिव, ये एक भूखा बच्चा है। यहाँ पे भूखे बच्चे को खाना खिलाने के लिए एक ही बंदा है, यहाँ भूखे बच्चे को खाना खिलाने के लिए दो बंदे हैं। ज्यादा भूखा कौन सा बच्चा होगा? अल्डिहाइड वाला या कीटोन वाला? अल्डिहाइड वाला। मोर डेफिशिएंट कौन सा होगा? अल्डिहाइड। किस पे न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा? अल्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पहले किस पे होगी? अल्डिहाइड पे फास्टर होती है। हाँ, क्योंकि अल्डिहाइड में बाय डिफॉल्ट उसका जो बेसिक नेचर है उसी के थ्रू एक ही ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कीटोन में होते ही हमेशा दो ग्रुप्स हैं, तो दोनों में मोर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कौन रहता है? अल्डिहाइड का कार्बन। इसीलिए रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्टर किस में होती है? अल्डिहाइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसिडिटी में बाद में जाएंगे, अभी नहीं जा रहे। एसिडिटी का अलग फिनोमेना है। फास्टेस्ट होगी या फिर फास्टर होगी? फास्टर। इसके कंपैरिजन में भी आपने बताया अल्डिहाइड एंड कीटोन, इट्स नॉट पायरा, इट्स पैरा। ये किसमें है? पहले स्ट्रक्चर बना बना के देखो, फिर सोचना। बनवा लूंगे अगर जो भी बोलोगे तो, बोर्ड पे बनानी पड़ेगी आके। ठीक है, और को नाइट्रोफिनोल। बनाओ नोटबुक में। हर किसी को अपनी नोटबुक में इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, और जिसमें भी लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी बनाओ। बनाओ। अक्षय ऊपर क्या देखते रहते हो? समझ में नहीं आता फोटो पे, समझ में नहीं आता। बेंजीन में कुछ ना कुछ होगा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एक लगा के उसके रिस्पेक्ट में खुद कर लो। डाइक्लोरो है ना, एक लगाओ और उसके रिस्पेक्ट में दूसरी अपने आप कर दो। करवाऊं? पहले थोड़ा बना लो, फिर कराना तो मैंने है ही। ट्राई करो, कोशिश करो बनाने की। 4 बेंजीन बना लो। मैं बनवाती हूँ, बनाओ। व्हाट पहले वाला? लेट्स सी। नॉट नेसेसरी राजकुमार कि उसका हर आंसर सही हो। देखो इधर, बस देखते हैं। पैरा अमीनो फिनॉल। फिनॉल क्या होता है मंजीत? ऑर्गेनिक से भागने से कुछ नहीं होगा। फिनॉल क्या होता है? ठीक है। अमीनो, अमीनो किसके लिए होता है आयशा? NH3, NH3 के लिए होता है अमीन। यहाँ पे क्या आएगा? NH2। NH3 तो आ भी नहीं सकता। ये क्या बना? पैरा अमीनो फिनॉल। पैरा पे कौन लगा है? अमीन। एक्चुअल में कौन है? फिनॉल। इस पे आ जाओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल है तो बना लीजिए OH, ऑर्थो पे नाइट्रो, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो NO2।
2 ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन हमने बना लिया, डाइक्लोरो मतलब 2 Cl लगे हुए हैं, एक मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा लगेगा कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पे पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया फिनॉल, पैरा पे नाइट्रो बोल रहा है, बताना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या बोल रहे हो? ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, एक होती है इंटर और एक होती है इंट्रा। आपसे कौन सी पूछी है? सबसे पहला काम यही देखने का था, इंटर पूछी है या इंट्रा पूछी है। आप ही की फैमिली में आपकी अपने बहन भाइयों के साथ कैसी बॉन्डिंग है, दिस इज इंट्रा। आपकी फैमिली की आपके पड़ोसी फैमिली से कैसी बॉन्डिंग है, इंटर। दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा। इनमें जितने भी पैरा वाले हैं, क्योंकि पैरा में क्या हो जाता है, दो ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, तो उनकी आपस में बॉन्डिंग की टेंडेंसी सबसे कम, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर पैरा वाले में नहीं मिलती, कि पैरा में डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है, एक पूर्व एक पश्चिम है, 180 डिग्री अपार्ट है, ठीक है। इसमें वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि दोनों क्लोरीन क्लोरीन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं वहां पे तो। और इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर होती है, कैसे होती है, ये OH वाला हाइड्रोजन NO2 के ऑक्सीजन के साथ में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। पैरानाइट्रोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर कौन सी है, इंटर है। वहां पे ऐसे है OH N डबल बॉन्ड O और ये O। ये पूरा एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, वो आपका पैरा वाला, पैरा वाले मैक्सिमम कंपाउंड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, और इसके अंदर आपको ऑर्थो वालों में इंट्रा मिलती है। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? बना लो इसको। ओ एक बार ना और को पहला लोकेशन बता दीजिए बेंजीन रिंग पे। देखो सुन लो, ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर कोई भी G ग्रुप लगा हुआ है, G कैन बी एनी ग्रुप, ये फिक्स है। इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होगी, अगर मैं इसको 1 बोलूं तो ये 2, ये 3, 4, 5, 6, इसका मतलब 1, 2 पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, 1, 3 बेटा, 1, 4 पैरा। और एक बेंजीन रिंग के अंदर दो पोजीशंस होती हैं विच कैन बी कॉल्ड एज ऑर्थो, दो पोजीशंस होती हैं जिनको हम बोल सकते हैं मेटा, और सिर्फ एक होती है जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। हो गया ना, ठीक है, हो गया तुष्यति ये। बैक पेज
बना लो इसको 2 बजे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो टू डिफरेंट कंपाउंड के बीच में होती है। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर जो होगी वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। आई डोंट नो, पता नहीं। मंजीत नोट किया है? मत करो। हुए कितने हैं? पता नहीं मैम, लिख तो मैं रहा नहीं मैम। पड़ोसी पेपर में नहीं आएगा। पड़ोसी ना हुआ भगवान हो गया। यहाँ ये आएगा तो ठीक है, उसका खुद का हुआ नहीं बेचारे का। ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैटलिस्ट क्या होते हैं? Increase the rate of reaction. Increase the rate of reaction. दूसरों को नहीं लिखने देना तुम कुछ भी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बेसिक कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो। ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बनाइए। मुझे समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ दिखाई देता है, बनाओ। डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डायमंड में एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर डिफरेंट कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट में 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। यानी ग्रेफाइट में हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जबकि डायमंड में कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। तो डायमंड में हर कार्बन जो है वो 4 दूसरे कार्बन से अटैच है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल लेयर होती हैं और डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। दोनों में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेफाइट। रीजन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डायमंड और ग्रेफाइट का बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें आइडिया है इन जनरल जो बनाते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको आइडिया नहीं है? सुधीर है? नहीं है? इधर ये मोहित, डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया है? आओ बनाओ। ड्राइंग नहीं करनी। एवरी कार्बन कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम, बस ये स्ट्रक्चर होता है। ये किस में आएगा? डायमंड में। लेकिन आपसे बोले कि इसी डायमंड को यूनिट सेल के अंदर रिप्रेजेंट कर दो। क्या बोल रहा है कि इसी डायमंड को यूनिट सेल में रिप्रेजेंट कर दो। यूनिट सेल जब हमने पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने कहा था कि एक एससीसी कुछ होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी होता है। एससीसी में एटम कहाँ होते हैं? ओनली। बीसीसी में बॉडी सेंटर, एफसीसी में। और अब एक नया निकल के आया विच इज डायमंड। और आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि 1 यूनिट सेल ऑफ डायमंड में कितने एटम होते हैं? हमें तो इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता। आओ देखते हैं। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बताना पड़ेगा मुझे, तो आप भी थोड़ा ध्यान देना। देखो, पहले लिख देती हूँ। एक तो सभी के सभी कॉर्नर पे एटम है इसमें,
सभी के सभी फेस सेंटर पे एटम है इसमें, और 4 एटम है फिर आपके डायगोनल पे। 3D में रिप्रेजेंटेशन है तो थोड़ा शांति से बैठो और कोशिश करो समझने की। मेरे ख्याल इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी कि कॉर्नर पे एटम लगे हुए हैं, ये चीज हमें समझ में आती है। ठीक है, समझ में आई सबको? ये भाई एक क्यूब एक यूनिट सेल बनाया हुआ है, एक जो क्यूब होता है वो एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसके सभी कॉर्नर पे एटम लगे हुए हैं। अब हमें जो करना है, फेस सेंटर वाले मैं बना रही हूँ पर्पल से, तो एक इस फेस पे हो जाएगा, एक ये वाले फेस पे होगा, एक अप साइड, एक डाउन साइड, दो और रह गए, एक फ्रंट और बैक। ये बैक वाले का सेंटर मेरे ख्याल यहाँ कहीं है तो यहाँ बना देते हैं, बैक साइड के लिए हो गया, और फ्रंट वाले का सेंटर यहाँ। थोड़ा हौच पौच होएगा ये, पर कोई बात नहीं। हर फेस सेंटर पे और हर कॉर्नर पे, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही बनाया है। हर बॉडी डायगोनल पे भी एटम है। पहली बात, बॉडी डायगोनल होती क्या है देखो, अगर ये एक फेस है और ये दूसरा फेस है, फर्स्ट फेस के जो फ्रंट में फेस है, जो पतला वाला है ना, ये फ्रंट में है, फ्रंट वाले फेस के टॉप मोस्ट से लेकर के बैक फेस के डाउन में ये एक बॉडी डायगोनल होगी। सिमिलरली ये फ्रंट से लेकर के और ये डाउन मोस्ट में दूसरी बॉडी डायगोनल है। इसी तरीके से इसका डाउन तो उसका अप, और इसका डाउन तो इसका। मैंने शुरू में ही बोला था हौच पौच होएगा, अब मत बोलो कि क्या बना दी। दोबारा देख लेते हैं। देखो भाई, दो फेसेस हैं, फ्रंट और बैक सबको समझ में आ रही है। अब इसके अंदर क्या है बेटा, बॉडी डायगोनल की बात हो रही है। बॉडी डायगोनल मतलब इस रूम से समझ लो, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, नहीं अंश था, सुनो, इस रूम में जहां हम बैठे हुए हैं, मेरे पीछे एक फेस है, मेरे आगे एक फेस है, पीछे वाली जो वॉल है, उस वॉल का जो वो वाला कॉर्नर है सबसे ऊपर वाला, वहां से लेकर के जो हमारे बिल्कुल सामने वॉल है, मेरे सामने और आपके पीछे, उसके एकदम डाउन में, अगर मैंने यहां से उठाया, ये आपका क्या है, लेफ्ट से लेकर के और वहां पे राइट में, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, तो ये जो एक बनेगी, ये बनेगी एक बॉडी डायगोनल। इसमें भी वही बनाई थी। ये यहां पे देखेंगे, ये फ्रंट का टॉप, ये बैक का बॉटम, तो इसी को तो कनेक्ट किया। सिमिलरली ये फ्रंट का टॉप, बैक का बॉटम, ये दो बॉडी डायगोनल बनी है। टोटल कितनी होती है? 4 होती है। एक बॉडी डायगोनल पे एक एटम मिलेगा, तो 4 बॉडी डायगोनल पे 4 एटम मिलेंगे। एक बॉडी डायगोनल पे एक एटम, 4 बॉडी डायगोनल पे 4 एटम। मैं ये बोल सकती हूँ कि बॉडी डायगोनल से हमें कितने मिलेंगे? 8 एटम्स, नॉट सॉरी 4 एटम्स, 4 एटम। कॉर्नर से कितना मिलेगा? 1। फेस सेंटर से कितना मिलेगा? 1 + 3 + 4 कितना हो गया? 8।
जिसको समझ आया वेल एंड गुड, समझ नहीं आया, डायमंड के एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? 8 एटम्स, खत्म। ठीक है, चिपका लो इसको जिसको चिपकाना है। और रिप्रेजेंटेशन अगर हम दिखाना ही चाहें दिखा लेते हैं इसमें। ग्रेफाइट में पता नहीं कितने होते हैं, अभी शांति से बैठो। हाँ हाँ, वो बॉडी डायमंड है। मैं इसकी फोटो ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा ढंग से समझ में आ जाएगा। ये मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से कुछ आ भी रहा है। देखो, एक होता है अच्छा लगना और एक होता है समझना। 3D को 2D में समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको तो फिर भी कुछ कुछ आया। ये बेचारे ऑनलाइन वाले क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। हाँ, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसी स्पीशीज होती है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देती है। आप फास्ट ही नहीं बोल सकते क्योंकि देयर आर सम कैटलिस्ट जो कि स्लो भी कर देते हैं। हाँ बेटा, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो हाँ, स्लो कर रहे हैं। तो कहाँ पे? तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो दो तरीके के हैं। वो हम ये बोलेंगे कि स्पीड को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मे बी इंक्रीज करें, मे बी डिक्रीज करें। अब जो आपसे पूछा गया है, आपको 4 एग्जांपल दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। पहले सुन तो लो, जियोलाइट होगा तभी तो। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का क्या मतलब? किसकी? आप लोगों ने वो सुना है लॉक एंड की मॉडल? उसमें क्या होता है कि एक ताले की एक चाबी। आपको दिया हुआ है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट और नीचे 4 ऑप्शन है। देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, प्लैटिनम ब्लैक तो कुछ होता ही नहीं है, एम ही लिख दिए। दिस इंपॉर्टेंट। रेगुलर नाटा पे एक क्वेश्चन और था, कि अभी मुझे मिल नहीं रहा, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। तभी मैं करा रही हूँ। क्या बोल रहे हो बच्चे? जियोलाइट भी तो है बेटा, पर जियोलाइट ऑप्शन में नहीं है। अगर जियोलाइट ऑप्शन में होता तो आप टिक कर सकते हैं, पर जियोलाइट ऑप्शन में नहीं है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें पूछ लेगा कि टाइप कुछ नहीं, इसका ये मिक्स होता है TiCl4 along with टी होल राइस। राइस किसके साथ में? अल्यूमिनियम के साथ ले लो, अल्यूमिनियम इथाइल। ये होता है आपका सोडियम अल्यूमिनो सिलिकेट। ये करता क्या है? देखो, सिलिकेट बहुत सारे हैं हमारे पास। सिलिकेट का काम क्या होता है कि अलग अलग रिएक्शन दिखाते हैं। कुछ के अंदर रिएक्शन स्टॉप कर जाती है, कुछ में रिएक्शन चेन बढ़ा देती है। कहीं अगर हमें कार्बन की चेन बढ़ानी हो तो भी हम सिलिकेट्स को यूज करते हैं। तो इन सब का बेसिकली काम क्या है कि जब इनको एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाएगा तो ये पहले चूज करेगा कि जहां मुझे यूज कर रहे हो तो मेरा सबस्ट्रेट जो है के साथ जो रिएक्टेंट है उसकी शेप कैसी है। विद रिस्पेक्ट टू एवरी कैटलिस्ट या विद रिस्पेक्ट टू एवरी सबस्ट्रेट, हर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में एक कैटलिस्ट फिक्स होता है जिसकी शेप जिसके साथ मैच कर जाती है, उसी को प्रोसीड किया जा सकता है, दूसरे को यूज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इनको बोलते हैं शेप
सेलेक्टिव कैटलिस्ट, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट है ये रिएक्टेंट की शेप को चूज करते हैं कि हाँ इसकी शेप ऐसी है, मैं इसके साथ मतलब यूज कर सकती हूँ रिएक्शन के अंदर, और जिसकी शेप मैच नहीं करेगी, इसके साथ सूटेबल नहीं होगी तो रिएक्शन देगा। तो ये रिएक्टेंट की शेप को देख करके उसके साथ रिएक्शन कैरी आउट करता है। तो ये कैसा है? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सोडियम अल्यूमिनो सिलिकेट, सिलिकेट ये वाली जो यूनिट है SiO3 2 नेगेटिव, इसी को बोला जाता है सिलिकेट। ठीक है, पूरे को क्या बोलेंगे? Si2O6 और आपका 4 है ना, हाँ 4 नेगेटिव। सोडियम अल्यूमिनियम आयन इसके साथ अटैच होते हैं। इससे पहले वाले जो है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, कुछ और रिएक्शंस दिखाता है। ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक ये तो यहाँ पे यूज ही नहीं होगा, और लिंडलेस कैटलिस्ट ये भी यहाँ पे यूज नहीं, इसका भी कोई काम नहीं है। जियोलाइट आपका बोल सकते हैं, जियोलाइट का ही एक एग्जाम्पल होता है, उसमें बोलते हैं ZSM5, ये भी आता है उसमें। अब जियोलाइट की बात चली गई तो बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि जियोलाइट भी इंपॉर्टेंट है। जियोलाइट जो होते हैं उनका एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, वैसा कुछ होता है आपका जियोलाइट। जैसे छन्नी होती है, चाय पत्ती छानते हैं, वो क्या करता है? चाय पत्ती को जाने देता है, सॉरी चाय पत्ती को रोक लेता है, चाय को जाने देता है। सिमिलरली जियोलाइट क्या करता है? कुछ आयंस को पास होने देता है और कुछ आयंस को रोक लेता है, सेलेक्टिव होता है। आयंस को रोकता है या जाने किस बेस पे देता है? उनके स्ट्रक्चर, उनकी शेप पे बेस पे। ZEOLITES, जियोलाइट। ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजनिंग। मैं हटा दूं इसको, चिपकाना जल्दी चिपकाओ। क्या हरमनदीप? जिगलर नाटक एटलीस्ट कुछ नहीं, ये तो बस ये वाला है जो आपके सामने दिया हुआ है। जैसे ये सिलेक्टिव है जियोलाइट और जिगलर नाटक एटलीस्ट, ये इसमें आता है। जिगलर नाटक एटलीस्ट आपके ऑर्गेनोमेटेलिक की रिएक्शन में काम आता है। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक, वो हम नहीं जा रहे, सिंपल लिख सकते हो कि ऑर्गेनोमेटेलिक की कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें जिगलर नाटा काम आता है। जिगलर नाटा शेप सेलेक्टिव नहीं है, शेप सेलेक्टिव एक ही है, सोडियम अल्यूमिनो सिलिकेट या फिर जियोलाइट, जो कि ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। जिसका हो चुका है वो लिखो, एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। क्या बेटा? फॉर के बाद लेड पॉइजनिंग तो खत्म हो गई। एंटीडोट का मतलब एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग क्या होता है कि लेड का अमाउंट बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो क्योर करने के लिए किसको, DDT है कोई, केमिस्ट्री में ही है ये। हाँ, सिस्प्लैटिन कैंसर के लिए, कैंसर के
टेट्रा एसिटिक एसिड बोल सकते हो, नहीं तो टेट्रा एसिटेट भी बोल सकते हो। नहीं बना डाया अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथाइन डाया अमीन टेट्रा ऐसी क्या है ये? टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लिख सकते हो, नहीं तो एसिटेट भी लिख सकते हो, दो फॉर्म होती है इसकी। सिस्प्लेटिन है एंटीडोट एसिड। हाँ बच्चा। मिल जाएंगे। एक कल कुछ और भी बोला था बच्चे ने, कौन था? देखो इसके अंदर रटना नहीं है, आसानी से कर लेंगे। इथाइलिन, दो कार्बन, एक और एक, दो कार्बन वाले को इथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। डाया अमीन यानी कि दो नाइट्रोजन है, इसके पड़ोस में चिपका दो एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन। उसके बाद बोल रहे टेट्रा, टेट्रा यानी कि चार। एसिटिक एसिड, ये नाइट्रोजन की एक वैलेंसी पूरी हो गई। नाइट्रोजन इन जनरल कितने बॉन्ड बनाता है? तीन, एक बॉन्ड बना लिया, दो और बनाएगा। कुछ बुक्स तो इसको ऐसे फ्लाइंग की तरह बना देती है, कुछ इसको ऐसे बना देती है, तो घबराना मत, हटा देते हैं। नेक्स्ट CH2COOH, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो बच्चे ऐसे भी लिख लेते हैं। एसीटेट की फॉर्म में लिखना है, एसिटिक एसिड ये वाला है, एसीटेट की फॉर्म में है तो ये ऐसे भी मिलता है, COO नेगेटिव, तो ये एसीटेट की फॉर्म में है। COOH, तो ये एसिटिक एसिड की फॉर्म में है। दो फॉर्म्स होती है, एक यहां लगा दोगे CH2OO, ये वाली यूनिट तो सेम ही है, देखो चारों। स्ट्रक्चर बड़ा सा है तो बच्चों को लगता है अरे इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, चार यूनिट सेम है, CH2COOH, दो नाइट्रोजन, बीच में दो कार्बन, बस। दे रही हूँ, सिर्फ दो क्वेश्चन और फिर ब्रेक। दो क्वेश्चन और है बस, लास्ट। एक तो वही आपका मिसलिनियस में से है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल पूछ रखा है। एंटी फेरोमैग्नेटिक, पहली बात एंटी फेरोमैग्नेटिक कहाँ पढ़ा था, कौन से चैप्टर में था? मैग्नेटिज्म कहाँ था? केमिस्ट्री में भी था। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड ऑफ द चैप्टर। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, 5 पढ़ाए थे सॉलिड स्टेट में। नहीं याद तो कोई बात नहीं, देखो दोबारा। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा। डाया, अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाया फेरो, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, या तो सभी के सभी ऊपर हैं या फिर सभी के सभी नीचे हैं, तो दिस इज फेरो। हाँ हाँ, एंटी फेरो, जिसमें एक ऊपर एक नीचे, पेयर की फॉर्म में होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दिस इज एंटी फेरो। और एक होता है फेरी। फेरी का मतलब कोई अलाइनमेंट, कोई ऑर्डर है ही नहीं, जिसका जहां मन कर रहा है वो उधर जा रहा है। एक ऊपर दो तीन नीचे, फिर दो ऊपर दो नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, कुछ भी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिस इज फेरी। जो अपनी मन मर्जी से बिगड़ेल बच्चा होता है ना, इधर उधर इधर उधर पे, तो वो फेरी है, ठीक है। इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल थे, ये वही सॉलिड स्टेट चैप्टर में दो दो तीन तीन एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा रखे थे थ्रू एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें दिया है दैट इज कि आपको
एंटी फेरो मैग्नेटिक नेचर किसका होता है ये बताना है। पहला एग्जांपल है VO2, सेकंड है CrO2, थर्ड है MnO और फोर्थ है Fe2O3। इसका जो आंसर होता है वो ये वाला होता है। ये पता वही उसी को होगा जिसने लर्न कर रखा होगा, और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का। डाया में ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो होगा। फेरो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, एग्जाम्पल उसी से करेंगे, इन्हीं में से है। वैसे VO2 ले सकते हो फेरो के अंदर। नीचे का लिखा हुआ है नीचे Fe2O3, फेरी में आप Fe2O3 ले सकते हैं। लास्ट तो नहीं, एक क्वेश्चन उसके बाद ब्रेक है। इसमें कह रहा है कि रेट कट रखा है क्वेश्चन एक्चुअल में, पर आपको मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन कटा हुआ है, बट ठीक है। इसमें आपको 4 लाइनें, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। पहले सुनो, सबसे पहले बोल रहा है हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल दिया, ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि half is independent of A0। सेकंड है molecularity is low, rate depend on intensity of light। जो ये बच्चा कर रहा है ये किसी को नहीं करना है। पहले चारों ऑप्शन सुनो, उसके बाद मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन कट रखा है, दिक्कत ये है। इसको एक बार दोबारा वो करना पड़ेगा, क्वेश्चन के बिना नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट वो क्लियर नहीं है कि पूछ क्या रहा है। हालांकि वैसे अगर हम देखें जनरली तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाली चीज तो कहीं लाई नहीं करती, हमारे चैप्टर से बाहर है ये, ठीक है। तो ये वैसे ही गलत है। मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 0 होने का मतलब कि मॉलिक्यूल है ही नहीं, मॉलिक्यूल है ही नहीं तो रिएक्ट कौन करेगा, फिर ये नहीं हो सकती। बच्चे ये दो क्वेश्चन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसमें बेस्ट तो वो है कि वो ऑर्डर दे करके पूछे कि 0 ऑर्डर के लिए पूछ रहा है या फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा तो करता है, 0 ऑर्डर के लिए पूछेगा तो नहीं करता है। ऊपर वाली हाफ लाइफ का भी सेम जाएगा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा तो हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती, 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बाकी के लिए पूछे तो फिर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ऑर्डर टू ऑर्डर वेरी करेगा। एक पेपर हमारा सॉल्व हो गया, 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद दूसरा सॉल्व होगा। पिछला वाला पेज लगा। इससे पिछला वाला पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो मुझे ढूंढना पड़ेगा पेपर। पेज नंबर पेज नंबर ये 2 मिनट, इससे पिछला वाला जो अभी अपने एकदम एंड में करवाया है ना, सीधे पेज पे Thank you.